अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग इट। दिस इज अरीशा आसिफ, वेलकम टू माय चैनल वीबीएम एसटी विद अरीशा आसिफ। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर। हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था, पूरा डिटेल में सीखा था हमने कंज्यूमर बिहेवियर को, किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स को इन डिटेल विद एग्जांपल हमने समझा था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरी लिंक के अंदर, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर। ये हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, जिसके अंदर लिखा हुआ भी है टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर, और हम सीखेंगे कि डिसीजन प्रोसेस क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की। पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है, क्या है डिसीजन बिहेवियर। ठीक है, लोग अलग अलग तरीक़ों से प्रोडक्ट खरीदते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, रिस्क एंड इन्वॉल्वमेंट। अब इन 3 फैक्टर्स के ऊपर ही ये पूरे आपकी टाइप्स इसके ऊपर घूम रही हैं। अभी आप लोग आहिस्ते-आहिस्ते इसको सीखोगे कि क्या-क्या होता है इसके अंदर विद एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर से। इसके अंदर क्या होता है, ये कब होता है, जब आपकी प्रोडक्ट महँगी हो, मीन्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है? और ब्रांड में डिफ़रेंस क्लियर हो, ठीक है? जैसे कि अगर आप बात करो कि नोकिया और आईफ़ोन, सामने क्लियरली डिफ़रेंस आपको नज़र आ जाएगा कि भाई कौन-सा अच्छी क्वालिटी का है, कौन-सा लो क्वालिटी का है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास लेट्स सपोज़ आप जो है, मोबाइल के अंदर तो बहुत आसान होता है कि आप आराम से अपने फीचर्स को कंपेयर कर लो, तो आपको पता चल जाता है कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सा मोबाइल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं मीन्स आपको जो फीचर चाहिए उसका, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा मोबाइल फ़ैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसकी तरफ जाते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, रिस्क इन्वॉल्व होगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और डिफ़रेंस जो होगा उन दोनों प्रोडक्ट के बीच में, वो बहुत ही क्लियरली विज़िबल होगा। इसके अंदर कस्टमर क्या करता है, इसके अंदर कस्टमर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है? जैसे अगर वो कन्फ्यूज़ है कि मुझे मोबाइल लेनी चाहिए या कार खरीदनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों के अंदर वो क्या करेगा, सबसे रिव्यूज़ लेगा, उनके प्राइसेज़ कंपेयर करेगा, वो बोलेगा कि भाई मुझे ये लेना चाहिए, अभी मेरी नीड किस चीज़ की है, किस चीज़ की नहीं है। वो सारी चीज़ों को देखेगा, फिर उसके फीचर्स देखेगा कि भाई मुझे अगर मोबाइल चाहिए तो कौन-सी क्वालिटी वाला मोबाइल चाहिए, अगर मैं कार की साइड जा रहा हूँ तो मुझे कौन-सी वाली मॉडल की कार चाहिए, कौन से ब्रांड की कार चाहिए, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर देखोगे, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीज़न होगा। ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास आता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आपकी महँगी प्रोडक्ट होती है, ठीक है? लेकिन जो ब्रांड होता है उसमें कोई ऐसे ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता, ठीक है? जैसे कि कस्टमर जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं, मतलब कभी भी उस पे डाउट नहीं करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? बहुत कम डाउट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ टाइल्स वाला जो क्या बोलते हैं, कारपेंटर जो होता है, ठीक है? जिनसे आप घर खरीद रहे होते हो, तो उनके अंदर क्या होता है कि भाई आप एक दफ़ा आपके पास आप मालूम तो सबसे करते हो कि भाई इसकी प्राइस क्या है, ये कैसा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सबसे पूछते हैं आपके पेरेंट्स। आपका अगर ना हुआ हो, तो आपने पेरेंट्स को देखते होगे कि वो 3-4 लोगों से प्राइस रेट लेते हैं कि भाई मुझे इसके प्राइस बता दो, कितने की, मतलब अगर 3 कमरे हैं, उसके कलर करने कितने लोगे या टाइल लगाने कितने लोगे, जो भी काम है, वो उसके हिसाब से आपको एक एस्टीमेट बता देता है। अब जो आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हाँ, ये काम से ही या बातों से कारीगर लग रहा है, तो उसको वो बुलाते हैं और उसके प्राइसेस भी देख के बुलाते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, अब वो एक दफ़ा जिसको बुला लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार इसने काम तो अच्छा नहीं किया, अगर मैं दूसरे वाले को बुला लेता तो शायद मेरा काम अच्छा हो जाता। ठीक है, तो वो जो 2 डिफरेंस है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो डिसोनेंस आ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाती है कि भाई क्या करना चाहिए था। बाद में वो पछता रहे होते हैं कि शायद मैं अगर दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करता तो वो बेटर साबित हो सकता था। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बहुत सिंपल है, नाम से इसका पता चल रहा है कि इसके अंदर चीप प्रोडक्ट्स होंगी, ऐसा भी नहीं बिल्कुल चीप, लेकिन लाइक ऐसा होगा कि आप डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हैबिचुअल बात आ रही है, मीन्स डेली। ठीक, उसके बाद आपके पास आएगा रिस्क, इसके अंदर बहुत कम होता है। आप इसके, और इसके अंदर क्या है, कस्टमर मतलब इनकी हैबिट बनी हुई होती है खरीदना। जैसे कि अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे जो हैं उनकी हैबिट में होता है कि स्कूल से आते हैं उन्होंने कोई बिस्किट ले लिया, चिप्स ले ली, ठीक है, कोई केक ले लिया, कोई ड्रिंक ले ली, कोई जो है वो आपका कुछ भी ले सकते हैं वो, ठीक है? तो ये क्या है, ये उनकी हैबिट के अंदर बना हुआ है, भाई स्कूल से आते हैं मुझे ये चीज़ लेनी है, उनके रास्ते में शॉप पड़ती है, उन्होंने वो लिया, उठा लिया, आइसक्रीम वगैरह ले लिया, आजकल गर्मी चल रही है, ठीक है? टूथपेस्ट के अंदर सबकी प्रेफ़रेंस एक होती है कि भाई आँख बंद करके जाना है आपने, वही जो आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो, तो चाहे वो आपका कोलगेट हो, सेंसोडाइन हो, और जो भी हो, आप आराम से जाओगे, वहीं आँख बंद करके उठा के ले आओगे। ये नहीं कि आप वहाँ जाके देखोगे कि नहीं यार ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। आपकी जो हैबिट के अंदर बना हुआ है, जो आपको अच्छा है, कन्वीनिएंट है, वही आप लोगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपके साथ आता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ठीक है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में क्या है कि प्रोडक्ट चीप होती है इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है कि कस्टमर चेंज पसंद करता है। ठीक है, ये नहीं कि वो डिससैटिस्फाई हो जाता है पहले प्रोडक्ट से, वो दूसरी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहता है।
ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई वो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसा होता है। मोस्टली लोग इस तरह के होते हैं कि भाई उन्होंने रील देखी, अच्छा ये रेस्टोरेंट खुला है, चलो चलते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो जिस रेस्टोरेंट के लॉयल जो है वो कस्टमर थे, वो उससे डिससैटिस्फाई हो गए, ऐसा नहीं है। वो चाह रहे हैं कि भाई हम ये वाली जगह पे ट्राई करके देखें या उनकी ये वाली कॉफ़ी भी ट्राई करके देखें। अगर आप एक जगह किसी एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप उनके लॉयल कस्टमर हो, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो मँगवाते रहे हो वही मँगवाते रहोगे। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी के साथ गए, आप अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से अगर आप कभी दोपहर में जा रहे हो तो आपका जो है वो जो भी आपका प्रेफ़रेंस होगी वो चेंज होगी। लेकिन अगर आप जब रात में जाओगे आपकी प्रेफ़रेंस चेंज होगी। तो इस तरह से आपका मल्टीपल वैरायटी सीकिंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली वाली चीज़ से डिससैटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिसीज़न प्रोसेस के। भैया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अंदर कस्टमर की हाई इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन होता है ब्रांड्स के दरमियान। ठीक है, तभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो। फिर उसके बाद आपके पास आता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग। इसके अंदर भी कस्टमर की हाई इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जो ब्रांड होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपका फ्यू डिफरेंस होता है, मीन्स आप उसके अंदर आराम से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको आता है वैरायटी सीकिंग। वैरायटी सीकिंग के अंदर क्या है कि इसके अंदर कस्टमर की लो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सोचता नहीं है, बगैर सोच समझे वो उठा लेता है वो सामान। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। लेकिन जो आपका हैबिचुअल है इसके अंदर भी आपकी कस्टमर की लो इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फ्यू डिफरेंस होता है ब्रांड के दरमियान। ठीक है जी, ये डायग्राम आपने हमेशा याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी। ये आपके इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास आता है बाइंग डिसीजन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या बता रहा है यहाँ, अगर आप पिक्चर में देख सको तो सबसे पहले आपके पास आता है नीड रिकग्निशन। जब कस्टमर रियलाइज़ करता है कि उसे क्या नीड है, नीड ट्रिगर कर रही होती है। ठीक है, अब ये आप लोगों ने डायग्राम देख लिया, अब एक-एक करके हम इसके उसको समझते हैं क्या-क्या है। नीड रिकग्निशन है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें रहती हैं, इंटरनल स्टिमुली एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इंटरनल स्टिमुली के अंदर क्या है कि जो आपकी नीड है वो आपके अंदर से आ रही है। अगर आपको भूख लग रही है तो वो आपके अंदर की फीलिंग बोल रही है, भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। ठीक है, फिर आपकी एक्सटर्नल स्टिमुली क्या होती है कि आपको बाहर से कोई चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है कि भाई आपने कोई ऐड देखा, कोई रील देखी, कोई खाता हुआ दिख गया आपको, तो आपने बोला भाई मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपको एक्सटर्नल स्टिमुली मीन्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है आपका। फिर उसके बाद आपके पास होता है कि भाई इन्फॉर्मेशन सर्च। इन्फॉर्मेशन सर्च के अंदर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर कस्टमर इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहा होता है। अब इसके अंदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको आता है पर्सनल सोर्स। आप पहले अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह से पूछोगे अपने सर्कल में कि भाई कैसा है, क्या नहीं है। उसके फैक्ट्स एंड फिगर वगैरह पूछोगे। फिर कमर्शियल सोर्स आती है, जिसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट, सेल्स पर्सन, इन सब चीज़ों से इन सब लोगों से जाके आप पूछोगे। फिर उसके बाद आपके पास आएगा पब्लिक सोर्स। पब्लिक सोर्स के अंदर क्या होता है कि आप रिव्यूज़ देखोगे, उनकी वेबसाइट विज़िट करोगे कि भाई वाक़ई में ऑथेंटिक है, नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास आता है एक्सपीरियंशियल सोर्स। इसके अंदर क्या है कि अपना एक्सपीरियंस आप बता रहे हो कि भाई हाँ, वो उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया था इस चीज़ को, तो शायद ये वाला भी ऐसी ही हो। ठीक है? तो ये क्या है, डिसीजन प्रोसेस है कि कस्टमर डिसीजन किस तरह से लेता है। पहले वो अपनी नीड आइडेंटिफ़ाई करेगा कि भाई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली आ रहा है। फिर उसके बाद आप ना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ढूँढोगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि सही है, नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। आप अपने दोस्तों वगैरह से पूछोगे, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि भाई आपने आना है अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर। इसके अंदर आप आपने जो आपकी प्रोडक्ट है आप उसको इवैल्यूएट करोगे, मीन्स कंपेयर करोगे दूसरे ब्रांड के साथ। किन-किन फैक्टर्स के ऊपर, कि प्राइस क्या है उसकी, फीचर्स क्या-क्या हैं, क्वालिटी क्या-क्या है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास आता है परचेज़ डिसीजन। परचेज़ डिसीजन के अंदर आपके पास क्या होता है कि डिसाइड करते हैं कि कौन-सा ब्रांड लेना है। इसके अंदर आपका चांस होता है कि आपका डिसीजन चेंज हो सकता है या वही जो आपका डिसीजन चल रहा है वही चलता रहेगा। ठीक है? लेकिन परचेज़ कैंसल हो सकती है ड्यू टू जो आपके एक्सटर्नल जो लोग हैं, जो आपकी लाइफ़ में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे आपकी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, या आप अगर आपको एडवाइस देंगे भाई ये मत ले, तो आप नहीं लोगे। ठीक है? फिर आपके पास अगर कोई आप सोच के बैठे हो कि हाँ, मुझे ये लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, एट द एंड क्या होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी और आप वो चीज़ नहीं लोगे और आप कोई दूसरी चीज़ पे स्विच कर जाओगे। मोस्टली लड़कियों के साथ होता है कि भाई वो शॉपिंग करने किसी और चीज़ के लिए जाती हैं, लेके कुछ और आ जाती हैं। ठीक है? और बॉयज़ का होता है कि भाई जो वो एम बना के गए हैं, बस सीधा उसी दुकान पे जाना है, उसी भाई से बात करनी है, वही प्रोडक्ट उठानी और लेके वापस आ जाना है। ठीक है जी? फिर उसके बाद आपके पास क्या है, फिर आपके पास आता है कि पोस्ट परचेज़। पोस्ट परचेज़ बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद का बिहेवियर है। ठीक है? अब ये इसके अंदर क्या है कि भाई जो कंज़्यूमर है वो आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अब वो या तो सैटिस्फाई हो सकता है या डिससैटिस्फाई हो सकता है। ठीक है जी?
उसके बाद हम आ जाते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर। कॉग्निटिव डिसोनेंस पोस्ट परचेज के अंदर ही आपके पास आ रहा है, ये आप हेडिंग देख लो, ये याद रखना है किसके अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, सब हेडिंग याद रखनी है आपने, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस के अंदर क्या है, आपको पिक्चर देख के समझ आ रहा होगा कि परचेज के बाद डाउट फील हो रहा है आपको, ठीक है। जैसे अगर आपने मोबाइल ले लिया, आपने कोई ड्रेस ले ली, ठीक है, अब आप बोल रहे हो यार नहीं, जो मैंने लिया है ना ये वाला अच्छा नहीं है, वो जो मैंने छोड़ा था ना वो वाला सेकंड ऑप्शन अच्छा था, मैंने बिला फजूल में ये वाला ले लिया। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, ये वाला जो डिसकम्फर्ट आपको हो रहा है कि भाई नहीं यार, ये जो मैंने लिया है ना ये गलत ले लिया मैंने, तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने, टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर एंड डिसीजन बिहेवियर के प्रोसेस, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई हमारे न्यू प्रोडक्ट के डिसीजन प्रोसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अडॉप्शन प्रोसेस क्या होता है। अडॉप्शन प्रोसेस के अंदर क्या है कि कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आती है, ठीक, लोग स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट करते हैं। अब कैसे अडॉप्ट करते हैं, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है अवेयरनेस, प्रोडक्ट की अवेयरनेस चल रही होती है, ठीक है, हर जगह एड्स दिख रहे होंगे, हर कोई उसकी बात कर रहा होगा, पहले आपकी अवेयरनेस हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप होता है, जब अवेयरनेस हो गई अब आप बोल लो यार ये चीज़ अच्छी है, जिनका इंटरेस्ट होगा वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट आप डेवलप कर रहे हो। फिर उसके बाद आप इवैल्यूएशन कर रहे हो कि भाई मुझे ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप ट्रायल लेते हो उस प्रोडक्ट का, ठीक है, आप बोलते हो यार मुझे ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वहाँ जाकर ट्राई करते हैं हम, ठीक है। कहीं भी उसका आउटलेट लगा हुआ है तो वहाँ जाके आपने सिंपल ट्राई कर लिया, स्पेशली अगर आप बात करो परफ्यूम्स के अंदर, ठीक है जी। अब लड़कों को अभी सईद हनी की हैदर है परफ्यूम, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अवेयरनेस दी, ठीक है, फिर इंटरेस्ट डेवलप किया, उसकी बॉटल बड़ी अच्छी सी है, ठीक है, और उसके जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो हायर कर रहे हैं वो बड़ा अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे रहे थे उसके, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इवैल्यूएट किया लोगों ने कि भाई चलो इन्फ्लुएंसर अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं तो अच्छी ही होगी, हम भी जाके देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकी वन या ओशन मॉल आई थिंक, वहाँ पे उन्होंने अपना आउटलेट खोला और वहाँ पे उन्होंने बड़ी ग्रैंड ओपनिंग की उसकी, और बिल्कुल ना सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को बुलाया उन्होंने, ड्रामा जो एक्टर्स वगैरह होते हैं उनको भी बुलाया और वहाँ उनको ट्रायल दिया, ठीक है। अब जब कस्टमर ने देखा कि हाँ यार अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब मज़े की है, ठीक है, तो आपने फिर जो कस्टमर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अडॉप्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है, मीन्स अपने रेगुलर यूज़ के लिए उन्होंने परचेज़ कर लिया कि हाँ भाई अच्छी है, हम लगा के इसको कहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ अडॉप्शन। इसके अंदर आपके पास क्या होती है, सबसे पहले आपके पास होता है इनोवेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको क्या होता है कि भाई मुझे पहले ही ट्राई करना है, सही है, अगर नया फ़ोन आया तो बस जितना भी पैसे का है ना बस ले लो आप, ठीक है। इनोवेटर्स ऐसे होते हैं कि भाई कुछ नहीं सोचना क्या उसके क्या होते हैं एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, कुछ नहीं सोचना, बस आँख बंद करके आपने बोला नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है बस मैंने लेना है, ठीक है, ये इनोवेटर्स हो गए। अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं, जो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है अर्ली मेन स्ट्रीम। अर्ली मेन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि थोड़ा वेट करते हैं यार, थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ, कुछ लोग होते हैं ना यार आईफोन रिलीज़ हुआ है ना अभी अभी थोड़ी देर रुक जाओ, देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट्स वगैरह आते हैं, लोगों के रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर उसके बाद हम परचेज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है लेट मेन स्ट्रीम। लेट मेन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बहुत कॉमन हो जाए, सबको जो पता चल जाए कि हाँ इसके ज़्यादा ये एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं, ये ऐसी चल रही है ये ऐसी चल रही है, इसके कवर्स ये आ गए हैं उसके अंदर, आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें फिर वो बाद में जाके जब बहुत ही आम हर किसी के हाथ में आईफोन 17 दिख रहा है तो वो भाई उन्होंने फिर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है लगर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है, सबसे लास्ट में अडॉप्ट कर रहे होते हैं ये लोग, ठीक है, जब सब थक गए सब कुछ हो गया। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बेचारे चिंदी चिंदी करके जमा कर रहे होते हैं अपने पैसे कि हाँ यार चलो कुछ ना कुछ करके आईफोन तो ले ही लें भाई हम, ठीक है, भले ही नॉन पीटीए ले लो, ठीक है। अब क्या होता है कि वो बेचारे कम जमा कर करके वो लेते हैं आईफोन 14, लेकिन उनके दोस्तों के पास होता है 17, तो क्या हुआ ये पीछे रह गए। उन्होंने क्या किया, बहुत लेट से उस चीज़ को अडॉप्ट किया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी रीजंस हो सकते हैं कि भाई उनकी परचेजिंग पावर नहीं थी, या उनका दिल नहीं था, या उनको नॉलेज नहीं थी उस प्रोडक्ट की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लैगिंग किसी भी वजह से हो सकती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि भाई फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अडॉप्शन। इसके अंदर आपके पास आते हैं, अच्छा जी, ये आपके पास आते हैं रिलेटिव एडवांटेज। इसके अंदर क्या होता है कि कोई, अच्छा पहले बता देती हूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। कोई न्यू प्रोडक्ट फास्ट अडॉप्ट होगी या स्लो प्रोडक्ट अडॉप्ट होगी, ये आपका इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ आपको 5 दिख रहे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास आता है रिलेटिव एडवांटेज। रिलेटिव एडवांटेज के अंदर क्या है कि कितना बेटर है ये प्रोडक्ट प्रीवियस वाली से, ठीक है। ये आपने देखना होता है कि देख रहा होगा भाई पहले वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी थी, ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी है, आपने इवैल्यूएट करना है।
ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी के अंदर देखना है कि भाई मेरे लाइफ़स्टाइल से मैच कर रही है प्रोडक्ट या नहीं कर रही है। ये भी आपने देखना पड़ता है कि भाई प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं, इस हिसाब से भी देखना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद आपको आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या होता है कि यूज़ करना ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को। जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी जो फ़ंक्शन है वो आराम से ईज़ी टू यूज़ है या नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास आता है डिविज़िबिलिटी, जिसको आप इन शॉर्ट ट्रायलबिलिटी भी बोल सकते हो, मीन्स ट्रायल। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो कि भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा है। जिस तरह से अगर बात करूँ कि फ्री सैंपल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं है। फिर उसके बाद आपका होता है कम्युनिकेटिबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि बेनिफिट ईजिली विजिबल होते हैं कि भाई आपको सामने सामने दिख रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे बेनिफिट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कार हो गई, कार आपको अगर आपका ऑफिस दूर है तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, आपको सामने सामने दिख रहा है कि हाँ यार अगर पेट्रोल भी इतना लग रहा है तो मेरा आने जाने का किराया तो बैलेंस हो रहा है ना। तो इसलिए आपको सामने सामने बेनिफिट दिखे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। ठीक है जी, तो अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमने टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर पढ़ा, जिसके अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स, डिसोनेंस, हैबिचुअल और वैरायटी सीकिंग आया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है दो प्रोडक्ट के दरमियान कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी लेनी चाहिए। डिसोनेंस के अंदर भी होता है। डिसोनेंस के अंदर वो ऐसा जितना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता, वो बोल रहा होता है कि हाँ चलो कोई ना कोई तो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आता है हैबिचुअल। हैबिचुअल के अंदर आप आँख बंद करके वो प्रोडक्ट ले लेते हो और इसके अंदर क्या होता है कि चीप प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर दूसरी वाली जो वैरायटी सीकिंग है, वैरायटी सीकिंग के अंदर आप डिससेटिस्फाई नहीं होते उस प्रोडक्ट से, आप चीज़ें नई नई ट्राई करना चाहते हो, आप चेंज जो है अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हो। ठीक है, आपको नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत दिल है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पहली चीज़ ट्राई की थी उससे आप डिससेटिस्फाई हो गए और आपको बस न्यू चीज़ें ट्राई करनी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं कि कुछ बाइंग डिसीजन प्रोसेस होते हैं कि किस तरह एक कंज्यूमर अपना डिसीजन बनाता है। सबसे पहले वो नीड देखता है कि भाई इंटरनल स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस से मेरी नीड आ रही है। फिर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन फिर मतलब रिसर्च करता है कि भाई जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सही है या ये प्रोडक्ट सही है मार्केट में नहीं है। फिर आप कोई ऑल्टरनेटिव उसका सोचते हो कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव है इसका। अगर वो एक्सपेंसिव होगी तो आप ऑल्टरनेटिव पे चले जाओगे। अगर वो प्रोडक्ट वही है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है, को आपको बहुत अच्छा जो है वो उसका क्या बोलते हैं बेनिफिट नज़र आ रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे। फिर आप परचेज डिसीजन करोगे, भाई आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे। फिर उसके बाद आपके पास आएगा पोस्ट परचेज, जो आपके आफ्टर जो है वो परचेज आता है। ठीक है, कि आप सेटिस्फाई हो डिससेटिस्फाई हो। उसके बाद आपके पास आता है कि भाई ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि भाई न्यू आपके प्रोडक्ट के डिसीजन प्रोसेस। अब इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है एडॉप्शन प्रोसेस, जो आपके कंज्यूमर के ही हैं। सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, फिर इंटरेस्ट आप डेवलप करते हो कंज्यूमर के अंदर, फिर जो कंज्यूमर है वो इवैल्यूएट करता है, फिर ट्राई करता है, फिर एट द एंड जाके वो अडॉप्ट करता है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर आपके पास आ गया कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन इनोवेटिवनेस, किस तरह के आपके डिसीजन प्रोसेस के अंदर आपके पास कस्टमर होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली मेन स्ट्रीम्स होती हैं, लेट मेन स्ट्रीम्स या लैगिंग वाले होते हैं, जो बिल्कुल ही एंड में लेते हैं, बिल्कुल एंड में। ठीक है, लेट वाले तो होते हैं कि भाई चलो मार्केट में इन है लेकिन अभी एज सच नहीं, लेकिन लैगिंग वाले जो हैं वो प्रोडक्ट जब पुरानी हो जाएगी ना तब वो लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, ये यहाँ पे कि आपके पास रेशो नज़र आ रहा है कि भाई इनोवेटर्स बिल्कुल ही बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, वो रिस्क टेकर होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद थोड़े से ऊपर अपर क्वालिटी आती है कि भाई अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर मेन स्ट्रीम्स होती हैं, फिर लेट, फिर लैगिंग वाली आवाम और लैगिंग वाली और लेट मेन स्ट्रीम बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में। वेल अब इनोवेटर्स भी हो गए और अर्ली अडॉप्टर्स भी आने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी भी हाई रेशो जो है वो इन दोनों का ही है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन रेट ऑफ एडॉप्शन। अब ये कुछ आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिनके ऊपर कंज्यूमर अपना डिसीजन बेस कर रहा कंज्यूमर का डिसीजन बेस कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कंपेयर कर रहा होता है, कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर रहा होता है, ट्रायलेबिलिटी चेक कर रहा होता है, कम्युनिकेबिलिटी चेक कर रहा होता है। ठीक है जी, तो हमारा आज का लेक्चर होता है यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है ये तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।